अनेक लोगों के लिए राजनीति न तो कोई धंधा थी, न कोई मुनाफे का सौदा था। वो राजनीति में इसलिए थे कि देश की सेवा करना चाहते थे, देश को मुक्त कराना चाहते थे। देश को मुक्त कराना भी उनका उद्देश्य था और देश के जो मजलूम लोग हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति का सुधार करना भी था। इसलिए जब कभी ऐसे मौके आए कि किसी तरह का समझौता करके वो अपने दल के लिए लाभ उठा सकते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार 1945 में ये एक बार चर्चा हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में हिंदू महासभा का काफ़ी जोर है, इसलिए कांग्रेस को हिंदू महासभा के साथ चुनावी समझौता कर लेना चाहिए। उसका परिणाम ये होगा कि उसके वोट बटेंगे नहीं और उसको सफलता मिलेगी। जब यह सवाल कांग्रेस के नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा तो उन्होंने पंत जी से बातचीत की। पंत जी ने यह कहा कि आज तक हमारे जो राष्ट्रीय मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर देश के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर लड़ रहे हैं, अगर हमने हिंदू महासभा के साथ समझौता कर लिया तो उनकी स्थिति बड़ी कमज़ोर हो जाएगी और मुस्लिम लीग कहेगी कि कांग्रेस और हिंदू सभा एक ही संगठन है, देख लो वो मिल गए हैं। इसलिए हम हारें या जीतें, हमें अपने राष्ट्रीय मुसलमानों की रक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए हमको ये समझौता नहीं करना चाहिए। और जब चुनाव हुए तो उन्होंने राष्ट्रीय मुसलमानों को अच्छे से अच्छे मत दिलाने के लिए प्रयत्न किया। सत्ता का उन्होंने कभी राजनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग नहीं किया। वो इसलिए मैं समझता हूँ, एक तो उसकी आवश्यकता नहीं थी, दूसरा उनका आत्मविश्वास जो था वो ऐसा था कि वो उस कार्य को बिना किसी सत्ता के अंगों की सहायता लिए बिना ही पूरा करा सकते थे। पंत जी पार्टी को गुलाम भी नहीं रखना चाहते थे और पार्टी को शुद्ध विरोध पक्ष भी नहीं बनाना चाहते थे। सरकार और पार्टी को वो एक तरह के एक रथ के दो घोड़े मानकर चलाने के पक्ष में होते थे और उसको उन्होंने उसी तरह चलाया। इसलिए पार्टी और सरकार के बीच की खाई भी पंत जी ने साफ साफ रखी। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पंत जी की सभा का इंतजाम कर्मचारियों ने किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का चंदा कर्मचारियों ने इकट्ठा किया हो, अफसरों ने इकट्ठा किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पंत जी के जमाने में कोई तबादले और अफसरों के इसमें पैसे कौड़ी की बात चली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पंत जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरों से किसी की नौकरी को रखने न रखने की बात कही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जज के बनाने के मामले में पंत जी ने कभी बुनियादी बात का ध्यान न रखा हो। उनके एडवोकेट जनरल, उनके जमाने के सरकारी वकील, उनके जमाने के बनाए हुए जजेस, आप लिस्ट बनाकर देख लीजिए, 100 में 99 आपको लगेगा कि उससे बेहतर और दूसरा निर्णय हो ही नहीं सकता था। जिस क्षेत्र में भी देखिए जहां राजनीति को गंदा माना जाता था, वहां उन्होंने एक उसको ऐसा रूप दिया कि जब लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ ये बात ठीक होगी। He would try to conduct political affairs always with an eye on the ends of progress and welfare. And I think when it came to means also, he would always have certain ethical concerns, certain inner restraints, certain idea of fairness. उनके लिए राजनीति जन कल्याण और देश सेवा का एक माध्यम था। काशीपुर के दिनों से ही पंत जी सक्रिय राजनीति में आ गए थे। 1916 में पंत जी के प्रयत्नों से नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई।
कुमाऊं परिषद ने नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में न केवल स्वतंत्रता संग्राम को एक निश्चित नेतृत्व तथा दिशा दी, अपितु गांधी जी द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, हस्तशिल्प के प्रसार और मद्य, जुआ तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम की ओर भी कारगर कदम उठाए। उसी वर्ष वो नोटिफाइड एरिया कमेटी काशीपुर के सदस्य निर्वाचित हुए तथा शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामजद किए गए। सन 1920 में पंत जी नैनीताल जिला बोर्ड के चेयरमैन निर्वाचित हुए। 1923 में स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पंत जी प्रांतीय काउंसिल के लिए खड़े हुए और विजयी घोषित हुए। परिषद में आप तत्काल स्वराज पार्टी के नेता घोषित किए गए। क्योंकि उन दिनों स्वराज पार्टी ही सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी, अतः पंत जी अगले 8 वर्षों तक विरोधी पक्ष के नेता रहे। सन 1926 में पंत जी पुनः प्रांतीय काउंसिल में चुन लिए गए और इसी वर्ष उन्होंने प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन अलीगढ़ का भी सभापतित्व किया। सन 1930 में पंत जी ने अपनी फलती फूलती वकालत को तिलांजलि दे दी तथा पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसी समय गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। नमक कानून भंग करने पर मई 1923 में पंत जी गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1931 में पंत जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सर्वप्रथम भाग लिया। तब से वे आजीवन उसके सदस्य बने रहे। Whenever the question of responsible government and of advances towards self-government arises, the British people adopt an attitude of suicidal dilatoriness. This is what they did in the past. Had they listened to the representatives of the Quakers regarding the Stamp Act and the Tea Cess Act, perhaps the history of the world would have been different and their relations with the United States of America would have been on a different footing. The War of Independence would not have been fought had they listened to the advice of Gladstone and adopted the proposals of Parnell. Ireland would not have been in the sullen mood in which it is today. Had they granted self-government to the Union of South Africa before the Boer War, that massacre would have been avoided. Had they not let things deteriorate in Canada and had they not let the differences and the cleavages between the British and the French grow deeper and wider, there would have been no revolt. Does not history establish that in every case the Britishers hampered and restricted the growth of self-government to the last moment, submitting to the inevitable only when the forces beyond their control forced their hands? Sir, I will say no more. I will say only this. Gentlemen, ask us what we will do. I say the nations are by themselves made. I say the right of self-rule has to be asserted, achieved and accomplished. It cannot be the gift of one country to another. एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो पॉलिटिशियन है वो अगले चुनाव को देखता है, एक स्टेट्समैन अगली पीढ़ी को देखता है। तो इस नाते जो शब्द स्टेट्समैन है वो उन पर पूरा उतरता है। जो भी प्रश्न आए
उन पर वो उस दृष्टिकोण से देखते थे। इस दृष्टिकोण में मैं आपको बताऊं, बहुत सन 34 या 35 में पंत जी ने, उनके मन में थी बात कि जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें कुछ सुधार करके इसको बनाया जाए कि ये हर जगह इस्तेमाल। तो पूरे तमाम मुख्यमंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस समय लखनऊ में बुलाई थी। तो वो दूर की बात बराबर सोचते रहते थे। The matter of language, I think his views were very liberal. For example, there was a sentiment for Urdu, also among Hindus but largely among Muslims. And Panji wanted Urdu to be given a pride of place in Uttar Pradesh. राजभाषा के संबंध में पंत जी का विचार बिल्कुल स्पष्ट था। लोगों को शुरू में ध्यान हुआ कि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा से उनका संपर्क रहा है निकट का। लेकिन उनकी नीति रीत देखिए आप, जितने भी भाषण उनके लोकसभा में हुए वो ये कहते थे कि संविधान में हमने स्वीकार किया है हिंदी को राजभाषा। ठीक है, लेकिन देश की राष्ट्रभाषाएं 14 हैं और वो 14 भाषाएं बराबर हैं। लेकिन हिंदी जिस प्रकार बराबर होते हुए भी हिंदी के जानने वाले ज्यादा हैं और हिंदी को इसीलिए रखा गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि देश में धीरे धीरे कर उसको लाया जाए। We have many languages like flowers in our garden of India, which form our composite culture, and it is desirable that there should be very close relationship between these languages, and every effort should be made to promote these languages. So, implementing the decision taken in the Constituent Assembly becomes almost inevitable under the existing circumstances, and every step that is feasible and which has the goodwill and cooperation of every part of the country should be utilized for this purpose. I may submit that we have suggested that the language that we call Hindi should now be remodeled so that it reflects the character of our composite culture. We should introduce in Hindi as many words as possible from all other languages, so that the language Hindi is enriched and brought as near as possible to all other languages. As a Home Minister, Pant ji stood like a rock for national integration, for strengthening the nation's identity, for building India. His stand and his handling in the reorganization of the states issue will go down in Indian history. राज्यों का जो पुनर्गठन करते समय उन्होंने प्रशासक के रूप में जो अपनी छवि दिखाई, जिसके आधार पर उन्होंने पूरे गृह मंत्रालय के तंत्र को संचालित किया और उसके साथ साथ राज्यों के विभिन्न जो जटिल सवाल थे, जिसमें कि पुराने जो कई सालों से 60, 70, 80 सालों से बने बने राज्यों को तोड़ के बिल्कुल नया राज्यों को बनाना, उनसे संबंधित जो वहाँ के
सवालात थे वहाँ के कर्मचारियों के, वहाँ के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के, और इस तरह के बहुत से सवालात थे जिनका उन्होंने हल ऐसे फार्मूलों के आधार पर निकाला जिनको मान्यता सबने दी, सबने माना। Rivers do not determine their course in accordance with the languages of the people living on their banks. Mountains do not determine their height in accordance with the languages of the people who make them their homes. The mines that lie deep down in the bosom of the earth do not follow any regional pattern, much less any linguistic pattern. As the honorable members know, the Constitution of India only recognizes the citizenship of India. It does not recognize the citizenship of Uttar Pradesh or Delhi, or for that matter of Bombay or Calcutta. Great cities in their ways, but yet tiny places when compared to this vast, big and ancient land. ब्रिटिश राज में प्रांतों का निर्माण सांस्कृतिक या आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था। वे इस देश में अंग्रेजों के भाग्य के उतार चढ़ाव के साथ बनते चले गए थे। सन 1920 में ही कांग्रेस ने यह नीति स्वीकार कर ली थी कि राज्यों का पुनर्गठन संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन की यह मांग और भी जोर पकड़ने लगी। कई राज्यों ने पड़ोसी राज्यों के ऐसे भागों को मिलाने का प्रस्ताव किया जो भाषाई आधार पर उनके अधिक निकट थे। केंद्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि विशेषज्ञों का एक आयोग बनना चाहिए जो सभी पक्षों की बातें सुनकर विवादग्रस्त बातों का निपटारा करे और भारत के मानचित्र का वैज्ञानिक ढांचा तैयार करे। The unity of India is not a newfangled political notion. It has been there from times of yore. In the midst of the rich variety that we see in our country, there has been a fundamental unity which has sustained the people, their synthetic culture, and has contributed to their advancement. We must guard against vociferous tendencies and disruptive forces that are still at work. It therefore becomes very necessary to deal with this when we are looking at the question of reorganization of states, so that no bitterness is aroused or no new cleavages are fomented. Languages can be a uniting factor, but viewed in a narrow way, linguistic divisions can also be sources of danger. We are reconciled to the demarcation of boundaries of state, but only with the view of raising the strength of our country. If
Sardar Patel was the architect of unified India. Panji was the architect of an India based on linguistic provinces.